हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल में। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में पांडु वंश, या हम पढ़ेंगे उन्हीं को सोमवंश के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अगर कहीं पे पांडु वंश या सोमवंश कहेंगे तो आप बिल्कुल इनको कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, अगर हम पांडु या सोमवंश के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा पिछला क्लास याद होना जरूरी है, क्योंकि पिछले क्लास में हम देखे थे किस प्रकार इंद्रबल ने सरबपुरी राजा प्रवरराज की हत्या करके सिरपुर में पांडु वंश की नींव रखी। मतलब अगर हम अपने पढ़ने के तरीके में अगर हम चर्चा करें तो पढ़ने के तरीके में हमको सबसे पहले क्या मिलेगा इस पांडु वंश की जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले उसमें पता चलेगा राजधानी। क्या पता चलेगा? राजधानी के बारे में। और अगर हम राजधानी के बारे में चर्चा करें तो इनकी राजधानी बिल्कुल कौन सी है? सिरपुर, क्योंकि सिरपुर में ही इनसे पहले सरबपुरी राजवंश राज कर रहे थे, जिनके पास यह वंश स्थापित हुआ। तो इस वंश की राजधानी होगी सिरपुर। अच्छा, आपको यह भी माइंड में आएगा कि सर इस राजवंश का लगभग समय क्या क्या था, तो मैं आपको बता दूं दोस्त, लगभग 5वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास, 5वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास इस राजवंश के राज करने का प्रमाण मिलता है। लगभग 200 सालों तक ऐसा अनुमान मिलता है कि इस बीच में इन्होंने राज किया है। अच्छा, इनकी अगर राजधानी सिरपुर है, और दूसरा हमारा पैटर्न कहता है पढ़ना होता है जिसका होता है संस्थापक। और मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि इंद्रबल जो कि एक सामंत था, सरबपुरी वंश का सामंत था, इस इंद्रबल ने प्रवरराज की हत्या करके इस वंश की नींव रखी। मतलब इस पांडु वंश का संस्थापक हुआ कौन? आपका इंद्रबल। अच्छा, बच्चों को इस पांडु वंश और सोमवंश को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता दूं, जब हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तो ये पांडु वंश और सोमवंश के बारे में हम कुछ इस प्रकार चर्चा करेंगे दोस्त। अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं ये सिरपुर के बारे में चर्चा कर रहा हूं। हमारा सिरपुर यहाँ पे है महासमुंद जिले में, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिरपुर के पांडु वंश, या इसी को कहा जाता है सोमवंश। क्या कहा जाएगा? पांडु वंश या सोमवंश के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पांडु के नाम से एक और वंश पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा मैकल के पांडु वंश। एक्चुअल में इंद्रबल यहीं से ही होंगे, मैकल के पांडु वंश। इनके बारे में भी हमको अभी पढ़ना बाकी है। अच्छा, सोमवंश के बारे में चर्चा करेंगे हम। यहाँ पे चर्चा करेंगे कांकेर के सोमवंश। कौन सा है? कांकेर के सोमवंश के बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम जो चर्चा करने वाले वो लास्ट में एक और टॉपिक में चर्चा करेंगे जिसका नाम रहेगा उड़ीसा के सोमवंश। क्या रहेगा? उड़ीसा के सोमवंश। एक्चुअली इन सब के पीछे कहानी क्या है इसको आप जल्दी से मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। सबसे पहले ये पांडु वंश राज कर रहे थे मैकल पर्वत श्रेणी के आसपास, और जिस वंश का समाप्ति किया कल की क्लास में सरबपुरी राजा ने। किसने समाप्त किया? सरबपुरी राजा ने। जब मैकल में रहने वाले पांडु वंश का वंश समाप्त होता है तो अगला इस वंश का नींव कहां पे पड़ता है? सिरपुर में। कहां पे नींव पड़ता है? सिरपुर में। कैसे पढ़ा? पिछले क्लास में आप देख चुके हैं। यहां पे आ गए, यहां वो अपने आप को पांडु वंश भी कहते हैं, यहां पे वो अपने आप को सोमवंश भी कहते हैं। इनके शिलालेख को, इनके ताम्रपत्र को यदि हम पढ़ते हैं तो हमको कुछ दोनों प्रकार के नाम लिखने की जानकारी मिलती है। बाद में हम देखेंगे कि ये पांडु वंश या सिरपुर सोमवंश जो सिरपुर में निवास कर रहे हैं, इनको भी यहां से हराकर कुछ राजा लोग इनको दक्षिण खदेड़ देते हैं। उड़ीसा में भी सोमवंश लिखने का प्रमाण मिलता है। वहां पे भी एक ऐसा राजवंश था जो सोमवंश लिखता था। तो हमारे इतिहासकार लोग ऐसे समझें कि यही सोमवंश जो है वो दक्षिण जाकर उड़ीसा जाकर सोमवंश कहलाए। तो जब इनको सिरपुर से खदेड़ा जाएगा तो वो उड़ीसा जाकर भी सोमवंश कहलाएंगे, और कुछ एक परिवार कांकेर के आसपास बसने लग गया तो यहाँ पे भी वो कहलाएंगे सोमवंश। तो एकदम क्लियर कट है, चारों लगभग सेम है, चारों अलग अलग वंशावली है, चारों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैकल के पांडु वंश पढ़ना है, सिरपुर के पांडु वंश मैं आज के क्लास में कवर कराऊंगा। अगले क्लास में हम उड़ीसा के सोमवंश पढ़ेंगे और साथ ही साथ कांकेर के सोमवंश का पढ़ेंगे।
क्लियर है दोस्त। तो इस प्रकार 4 राजवंश हैं जो एक दूसरे से कुछ न कुछ जुड़े हुए हैं, बट आपको तनिक भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्लियर कट रखना है कौन सा राजवंश कहाँ पे है। अभी हम पढ़ने वाले हैं सिरपुर के पांडु वंश, जिस वंश के संस्थापक क्या है हमारा इंद्रबाल। अच्छा, फिर हमारा पैटर्न क्या करता है, हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, वंशावली। अच्छा, अगर हमको वंशावली के बारे में कहा जा रहा है तो हम वंशावली कैसे बनाएंगे दोस्त। सबसे पहले मैं बना देता हूं, उसके बाद हम समझना शुरू करेंगे। वंशावली जब बनाएंगे सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, उदयन। उदयन के नीचे आप नाम लिखिएगा जिसका नाम क्या रहेगा, इंद्रबल। इंद्रबल के 4 पुत्र बनाइएगा आप। ये लो भाई, मैं इंद्रबल के 4 पुत्र बना देता हूं कुछ इस प्रकार। ये लो, इंद्रबल के 4 पुत्र। एक पुत्र का नाम रहेगा नन्नराज प्रथम, दूसरे पुत्र का नाम रहेगा आपका ईशान देव, ईशान देव। अगले पुत्र का नाम रहेगा, वह रहेगा सुरबल, और चौथे पुत्र का नाम रहेगा, उनका नाम क्या रहेगा, भवदेव, भवदेव। अच्छा, इसमें और आगे बढ़ेंगे। नन्नराज प्रथम गद्दी पर बैठेगा, उसका पुत्र रहेगा महाशिव तीवर देव। क्या रहेगा, महाशिव तीवर देव उनका नाम रहेगा। ये लो भाई, इसका पुत्र रहेगा जिसका नाम रहेगा नन्नराज द्वितीय। निसंतान होने के कारण इनके चाचा गद्दी पर बैठते हैं जिनका नाम रहता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का पुत्र होता है जिनका नाम रहता है हर्षगुप्त, और हर्षगुप्त का पुत्र होता है जिसका नाम रहता है महाशिवगुप्त। क्या रहेगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन। सबसे पहले तो भाई आपको ये टेबल याद रखना बहुत जरूर है। उदयन होगा, इंद्रबल होगा, इन दोनों के बारे में मैं पिछले क्लास में थोड़ा सा चर्चा कर चुका हूं, आज और ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद इंद्रबल के 4 पुत्र हुए, 4 में से ज्येष्ठ पुत्र बनेगा आपका राजा, शासक बनेगा। नन्नराज का पुत्र हुआ महाशिव तीवर देव, महाशिव तीवर देव का पुत्र हुआ नन्नराज द्वितीय। ये वंशावली आगे इसलिए नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि ये क्या रहेगा, निसंतान। निसंतान होने के कारण इनके चाचा, कौन, इनके चाचा चंद्रगुप्ता, जो कि ईशान देव का पुत्र है। किसका पुत्र है, ईशान देव के पुत्र नन्नराज द्वितीय के चाचा चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा और सिरपुर का राजा बना। चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हर्षगुप्त गद्दी पर बैठा, और हर्षगुप्त के पश्चात इस वंश का अंतिम शासक होगा महाशिवगुप्त बालार्जुन। इस वंश का अंतिम शासक कौन होगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन। क्लियर है दोस्त। खैर, हम एक एक तो चीज इनके बारे में, इस राजाओं के बारे में पढ़ते चलेंगे, देखते हैं किस राजा के बारे में क्या कुछ जानकारी हासिल होता है। क्लियर है भाई। अच्छा चलो, तो इस सिरपुर के पांडु वंश, सबसे पहले बात तो मैं बता दूं, इस राजवंश को एकदम पॉजिटिव वे में लेकर चलना है। हमको पॉजिटिव वे में लेकर चलना है कि ये राजा लोग किस प्रकार शासन करते थे। तो जनता के लिए प्रिय थे, जनता को बहुत पसंद होते थे, इसलिए इनके कार्यकाल को बिल्कुल जनता के लिए पॉजिटिव वे में लेकर चलना है। अच्छा, इस वंश में सबसे पहला राजा कौन हुआ, आप लोग अलग से लिखते जाएंगे, लाइन से लिखते जाएंगे। मैं सामने इसके बारे में कुछ कुछ विशेष बातें डिस्प्ले भी करा दे रहा हूं। सबसे पहले इस वंश का राजा कौन हुआ, उदयन। किसके बारे में बात करेंगे, उदयन। देखो भाई, उदयन वह व्यक्ति है जिन्होंने इंद्रबल को सुझाव दिया था। उदयन वह व्यक्ति है जिन्होंने अपने पुत्र इंद्रबल को सुझाव दिया कि तुम सर्वपुरी राजा प्रवरराज की हत्या कर दो, और हत्या करने के पश्चात सिरपुर में तुम अपने वंश की नींव रखियो। ऐसा क्यों कहा, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सर्वपुरी राजाओं ने सुरबल को पराजित करके उनके राज सिंहासन को छीन लिया था। तो सर्वपुरी राजाओं ने पांडु वंश का छीना था, इसलिए पांडु वंश के राजा इंद्रबल ने सर्वपुरी वंश को समाप्त कर दिया। दिमाग देने वाला कौन था, उदयन। अपने पुत्र को दिमाग देने वाला कौन था, उदयन। तो इनका दिमाग चला था। इनको इस वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदि पुरुष। पांडु वंश का आदि पुरुष। आदि पुरुष बोलने का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति हुआ इस वंश में जिनके कारण ये सब लोग राजा बन पाए। अगर ये इंद्रबल को इतना अच्छा दिमाग नहीं देते तो ये राजा नहीं बन पाते, इन लोग राजा नहीं बन पाते। तो बोलने का मतलब है ये इस वंश के आदि पुरुष कहलाए। अपने पुत्र इंद्रबल को सुझाव दिया, प्रवरराज की हत्या करने का सुझाव दिया। और याद रखना, उदयन का वर्णन कहां पे मिलेगा, कालिंजर शिलालेख। कालिंजर शिलालेख, कालिंजर शिलालेख कहाँ है दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल बताएंगे उत्तर प्रदेश।
कहां पे है? उत्तर प्रदेश, आज वर्तमान का गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ का घर, वहां पे कालंजर नामक जगह है जहां कलचुरी राजाओं के राज करने का प्रमाण मिलता है। वहां के कालंजर शिलालेख में इस उदयन व्यक्ति का, पांडुवंशी एक व्यक्ति उदयन का वर्णन मिलता है। 3 बातें इनके बारे में याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आदि पुरुष कौन सा है आपका? आदि पुरुष। हाँ, लेकिन मैं पहले लिख दिया हूं, इसका मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, इनको आप इस वंश का संस्थापक नहीं समझेंगे। पहला लिखा हूं, इसका मतलब इसको इस वंश का संस्थापक आपको बिल्कुल भी नहीं समझना है। अगला, इस वंश में राजा कौन हुआ? इंद्रबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें आपको यही याद रखना है। ये इंद्रबल के बारे में क्या याद रखेंगे? यह इस वंश का संस्थापक हुआ। क्यों संस्थापक हुआ? इन्हीं ने ही सर्वपुरी राजा प्रवरराज की हत्या की। और वो हत्या करने से पहले इंद्रबल क्या था? हत्या करने के बाद तो राजा बन गया। हत्या करने से पहले क्या था? प्रवरराज का, महासुदेव राज का एक सामंत था। अच्छा, ये क्या बन गया? एक संस्थापक बन गया। अच्छा, अगला हम इसी में चर्चा करेंगे। ये इंद्रबल ने इंद्रपुर शहर की स्थापना की। किसके स्थापना की? इंद्रपुर शहर बसाया। ए लो भाई, इंद्रपुर शहर बसाया। आपको अगर पूछा जाए इंद्रपुर कौन सा है? आज वर्तमान में जो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाला एक पर्यटन का केंद्र, पर्यटन नगर खरौद है, उसी को पहले इंद्रपुर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से एक और बहुत अच्छा चीज जानने को मिलता है कि आज वर्तमान के खरौद शहर का प्राचीन नाम इंद्रपुर है। तीनों ने खरौद शहर बसाया। क्या बनाया? खरौद शहर बसाया। चलो भाई, ये 2 बातें किसके बारे में? इंद्रबल के बारे में। और पिछले क्लास में, पिछले राजवंश में मैं बता ही चुका हूं, सर्वपुरी राजा महासुदेव राज, सर्वपुरी राजा महासुदेव राज, जिन्होंने इनको अपना सामंत नियुक्त किया था, उनके कौवा ताल शिलालेख में, कहां पे? कौवा ताल, महासमुंद में एक जगह है कौवा ताल शिलालेख में इस इंद्रबल का वर्णन है। इस इंद्रबल का वर्णन है। क्लियर है? इंद्रबल के दोस्त 4 पुत्र हुए, नन्नराज प्रथम, नन्नराज प्रथम, ईशान देव, सूरबल और भौदेव। और हमेशा की तरह दोस्त, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वह गद्दी पर बैठता है। बाकी जितने भी अनुज पुत्र होते हैं, छोटे पुत्रों को अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग मंडल राज्य करने के लिए दे दिया जाता है। वैसा ही हुआ, नन्नराज प्रथम को गद्दी पर बैठाया गया, नन्नराज प्रथम को राजा बनाया गया। और नन्नराज प्रथम ने क्या किया? अपने भाई ईशान देव, अपने भाई सूरबल, अपने भाई भौदेव, इन तीनों को अलग अलग मंडलों का मंडलाधिपति बना दिया। क्या बना दिया? अलग अलग मंडलों का मंडलाधिपति बना दिया। और अपने शेष भाइयों को वह उपाधि भी दे दी। तो नन्नराज के बारे में मैं चर्चा तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन आप क्या समझे? राजा कौन बना? नन्नराज प्रथम। ये तीनों भाइयों को अलग अलग मंडल मिला। और मंडल मिलने के पश्चात, मंडल मतलब क्या होता है दोस्त? मान लो जाए ये इतना बड़ा राज्य जीत लिया, पांडु वंश का इतना बड़ा राज्य है, ये अलग अलग मंडल में ऐसा बांट देते थे। ये मंडल में बोले ये वाला सूरबल का, ये वाला बोले ये वाला ईशान देव का, ऐसा मंडल बनता था। लेकिन सभी क्षेत्र का राजा कौन बना है? नन्नराज प्रथम। इन्होंने ऐसी काम किया, भाइयों को अलग अलग, अपने भाइयों को अलग अलग मंडल दे दिया। ये लो भाई, इनको अलग मंडल, इनको अलग मंडल, इनको अलग मंडल। और स्वयं राजा कहाँ का बन गया? अपना पूरे राज्य का राजा बन गया। तो खैर, अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? नन्नराज प्रथम के बारे में। क्लियर है? नन्नराज प्रथम के बारे में क्या बात जानना है हमको? लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? शेष तीनों भाइयों को अलग अलग मंडल देकर उनको मंडलाधिपति की उपाधि दी। मतलब इन तीनों के पास मंडलाधिपति की, मंडल का आधिपत्य करने वाला मंडलाधिपति, उनकी उपाधि दी। नन्नराज प्रथम ने एक बहुत अच्छा काम क्या किया? इन्होंने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। याद आ रहा है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जहां पे पहले शिवलिंग स्थापित था, मात्र शिवलिंग था। लक्ष्मण के द्वारा खरदूषण नामक राक्षस का वध करने के उपरांत वहां पे शिवलिंग स्थापित किया गया था। 1 लाख छिद्र वाला, जहां पे 1 लाख चावल के दाने चढ़ाने की प्रथा है, ऐसा एक शिवलिंग स्थापित किया गया था। उस शिवलिंग के चारों तरफ मंदिर बनाने का काम किस व्यक्ति ने किया? नन्नराज प्रथम ने।
खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। साथ ही साथ इस व्यक्ति का मल्हार से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। कहां से? मल्हार ताम्रपत्र में वर्णन है इस व्यक्ति का, नन्नराज प्रथम का, इन्हीं का ही एक ताम्रपत्र है। और अगर हम बात करेंगे अगले लोगों का, बात करेंगे ईशान देव का, सूरबल का और भवदेव का, तो मैं बता दूं दोस्त, इसको ईशान देव को कौन सा मंडल दिया गया, यहीं पे छोटा छोटा लिख देता हूं। ईशान देव को इंद्रपुर मंडल दिया गया। कौन सा? इंद्रपुर। अच्छा, इंद्रपुर मंडल दिया गया, इसका मतलब आज वर्तमान का खरौद मंडल दे दिया गया। जा भाई ईशान देव, खरौद के आसपास क्षेत्र में राज करना, वहां किस प्रकार शासन व्यवस्था होना चाहिए, शांति कैसी स्थापित होगी, वहां पे कर कैसे इकट्ठा किया जाएगा, ये सब काम को देखना। तो ईशान देव को इंद्रपुर मंडल का मंडलाधिपति नियुक्त किया गया। और इन्होंने क्या किया, मैं जिस लक्ष्मणेश्वर मंदिर की मैं बात कर रहा हूं, उस लक्ष्मणेश्वर मंदिर के पिलर जो खंभे हैं, उस खंभे को इनके द्वारा बनाया गया। अब देखो, शिवलिंग स्थापित है, चारों तरफ मंदिर बना हुआ है, लेकिन लोगों के पूजा करने के लिए खड़े होने की जगह नहीं है, तो मंदिर के आगे में 4 खंभे बना दिए और लोगों के वहां पे तप करने का जगह बना दिया गया। तो बोलने का मतलब इन्होंने इनका, और वही जो खंभे हैं इंद्रपुर में, शहर में, मंदिर के अंदर जो खंभे हैं, वो खंभों में अपना शिलालेख लिखवा दिया। तो इनको याद रखना, ईशान देव के बारे में क्या याद रखना है, इंद्रपुर में वर्णन है। इंद्रपुर मतलब कौन सी जगह? खरौद में वर्णन है। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के खंभों में वर्णन है। खंभों में क्यों वर्णन है? क्योंकि इन्होंने उस खंभों का निर्माण करवाया। उसी प्रकार अगर हम सूरबल के बारे में बात करेंगे, सूरबल को कौन सा क्षेत्र दिया गया दोस्त? सूरबल को सिरपुर क्षेत्र राज करने के लिए दिया गया। ये लो भाई, सूरबल को सिरपुर क्षेत्र राज करने के लिए दिया गया। अच्छा, इनका वर्णन, सूरबल का वर्णन सिरपुर शिलालेख में है। कहां पे वर्णन देखने को मिलेगा? सिरपुर शिलालेख में इनका वर्णन देखने को मिलेगा। एक और भाई हुआ भवदेव। भवदेव को कहां दिया गया? भांडक क्षेत्र में राज करने दिया गया। ये लो भाई, भांडक मतलब आज आरंग को मत समझिएगा, भांडक जांजगीर चांपा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, भांडक क्षेत्र में इनको राज करने भेजा गया। और इनका वर्णन भी वही है, भांडक शिलालेख में। कौन सा शिलालेख? भांडक शिलालेख में इनका वर्णन है। ये लो भाई, याद करने के लिए सबसे आसान बात, ई से ईशान देव का वर्णन इंद्रपुर में है, स से सूरबल का वर्णन सिरपुर में है, भ से भवदेव का वर्णन भांडक शिलालेख में। और क्या चीज सबसे आसान का? तो ये तीनों भाई राजा तो नहीं है, लेकिन इन तीनों भाइयों के बारे में जानकारी मिलती है। 3 अलग अलग इनको मंडल दिए गए थे, इंद्रपुर मंडल, सिरपुर मंडल, भांडक क्षेत्र दिए गए थे, और तीनों जगह इन लोगों का वर्णन है। तो याद रखिएगा, तीनों भाइयों के बारे में डिटेल से जानकारी मिलता है। लेकिन राजा कौन है? नन्नराज प्रथम, जिसने इन तीनों को मंडलाधिपति की उपाधि दी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इन्होंने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और चौथा बात इसमें याद रखना है, मल्हार ताम्रपत्र नन्नराज प्रथम का प्राप्त हुआ है, जिनमें इनका वर्णन है। मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्त, अभी मैं खरौद और लक्ष्मणेश्वर मंदिर के बारे में चर्चा कर रहा था, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, इस शिवलिंग की बात करूंगा, तो मैं बता दूं दोस्त, ये शिवलिंग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भगवान लक्ष्मण के द्वारा। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का शिवलिंग किसके द्वारा स्थापित किया गया? भगवान लक्ष्मण के द्वारा। अगर मैं बात करूं इस मंदिर के निर्माण की बात अगर मैं करूंगा, इस मंदिर के निर्माण की बात करूंगा, तो मैं बता दूं दोस्त, इस मंदिर का निर्माण किया गया नन्नराज प्रथम के द्वारा। मंदिर का निर्माण करवाया गया। अच्छा, इसी मंदिर में मैं चर्चा करूंगा, अगर चर्चा करूंगा इस खंभों की बात करूंगा, तो मैं बता दूं दोस्त, इस मंदिर के सामने जो खंभे बने हैं, वो खंभा बनाया गया ईशान देव के द्वारा। ये लो भाई, ईशान देव के द्वारा एक खंभे बनाए गए। और साथ ही साथ बात करूंगा, ये मंदिर जिस शहर में बना हुआ है, ये अगर मैं शहर की बात करूंगा, ये शहर इंद्रपुर शहर, खरौद शहर की बात करूंगा, तो खरौद शहर बसाया गया है इंद्रबल के द्वारा। है ना गजब बात? इतनी सारी चीजें याद रखिएगा।
शिवलिंग कोई और, मंदिर कोई और, खंभे कोई और शहर कोई और साथ ही साथ आगे और देखोगे जब कलचुरी राजवंश स्थाप बनेगा तो ये मंदिर का जीर्णोद्धार रेनोवेशन जो है वो किसी और राजा के द्वारा करवाया जाएगा, रत्नदेव के द्वारा ये जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। मंदिर एक ही है, काम अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सबका काम अलग अलग है, सब ने अलग अलग उसमें अपना योगदान दिया है। ये डायग्राम आप बना के उसको रख सकते हो ताकि आपके बनाने के लिए काम आए। ये किसके बारे में हो गया? नन्नराज प्रथम के बारे में। चलो भाई, ये हो गया हमारे नन्नराज प्रथम के बारे में। हम अपना सिलेबस आगे बढ़ाते हैं और यहां पे पहुंचते हैं। महाशिव तिवर देव, किसके बारे में चर्चा करेंगे? अगला इस वंश का राजा आता है महाशिव तिवर देव, जो किसका पुत्र हुआ? नन्नराज प्रथम का पुत्र हुआ। यहां मैं लिख देता हूं महाशिव तिवर देव। चलो भाई, महाशिव तिवर देव के बारे में पढ़ते हैं और महाशिव तिवर देव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप याद रखिएगा, ये अपने वंश का सबसे महत्वाकांक्षी और प्रतापी राजा हुआ। ये अपने वंश का सबसे महत्वाकांक्षी और प्रतापी राजा हुआ। ये राजा कहाँ का बना हुआ है? अभी सिरपुर का, इस जगह का राजा है। इसके आसपास का क्षेत्र इसके अधीन है। ये व्यक्ति, मैं हमेशा बोलता हूं, जब किसी भी राजवंश में कोई राजा तीसरे चौथे नंबर तक पहुंचता है तब तक वह परिवार समृद्ध हो जाए रहता है, परिवार धन धान्य से पूर्ण हो जाए रहता है। महाशिव तिवर देव की भी सेना बड़ी हो चुकी थी, परिवार धन धान्य से पूर्ण हो चुका था। यह राजा जब पैदा हुआ, सिंहासन पर बैठा, तो महत्वाकांक्षी राजा हुआ। महत्वाकांक्षी इन द सेंस ये अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहा, और साम्राज्य विस्तार करने के लिए ये क्या किया? युद्ध लड़ने के लिए निकला और युद्ध करने के लिए निकला। और यहां पे ये कहां को जीत लिया? उत्कल को जीत लिया। उड़ीसा क्षेत्र में है उत्कल, उत्कल क्षेत्र को जीत लिया ये। और उत्कल को जीतने के साथ साथ ये और इधर समुद्र किनारे को जीतना चाहा और आगे बढ़ा, अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहा। और पहले से ही ये आसपास के क्षेत्र को जीतकर अपना साम्राज्य विस्तार कर ही चुका था। ये अपने साम्राज्य का विस्तार और पूर्व की ओर करना चाहा। लेकिन जब वो पूर्व की ओर साम्राज्य विस्तार करना चाहा तो वहां पे एक राजा था, उड़ीसा का बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ, जिसका नाम था माघवर्मन। कौन था? माघवर्मन। इसका नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे। विष्णुकुंडी का युद्ध हुआ था जिसमें उनका मुकाबला माघवर्मन से हुआ। विष्णुकुंडी का युद्ध कहा जाता है इस माघवर्मन से। साम्राज्य विस्तार करने के लिए निकला था। विस्तार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पे घटना कुछ ऐसे घटी कि इस विष्णुकुंडी के युद्ध में माघवर्मन से युद्ध करता हुआ महाशिव तिवर देव मारा गया। महाशिव तिवर देव मारा गया। खैर, मरने से पहले की अब थोड़ी सी मैं बातें बताता हूं। ये व्यक्ति जो है, ये जब इधर अपना, इसको कलिंग कहा जाता है, कोसल क्षेत्र है, पूरे का पूरा कौन सा क्षेत्र है? कोसल। आज वर्तमान के में उड़ीसा का बहुत बड़ा क्षेत्र भी क्या आता है? कोसल के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो ये जब पूरे कोसल को जब जीतना शुरू कर दिया तो इन्होंने एक उपाधि धारण कर ली जिसका नाम है सकल कोसलाधिपति। ये लो भाई, सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। मतलब जितना भी बड़ा कोसल है, मैं उन सब का राजा हूं, मैं उन सब का राजा हूं, उन सब में आधिपत्य करने वाला हूं। जैसे इनका विजय अभियान प्रारंभ होता है, अपने आप को ये उपाधि धारण कर लेता है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? पंच महाशब्द की उपाधि भी धारण की। याद रखेंगे, पंच महाशब्द की उपाधि धारण कर ली। ये लो भाई, पंच महाशब्द की 2 उपाधि इनके द्वारा धारण किया जाता है। फिर भी और साम्राज्य विस्तार करने के लिए जाता है तो माघवर्षण से युद्ध करते हुए युद्ध के दौरान मारा जाता है। क्योंकि इसमें जितने भी राजाओं के बारे में, पांडु वंश में मैं जितने भी राजाओं के बारे में चर्चा करूंगा, उन सभी राजाओं में सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार करने वाला राजा होता है महाशिव तिवर देव। सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार करने वाला राजा कौन होता है? महाशिव तिवर देव। इसीलिए इस महाशिव तिवर देव के काल को पांडु वंश का उत्कर्ष काल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? उत्कर्ष काल। उत्कर्ष काल का मतलब होता है जिस काल में सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार हो। बढ़ते 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 बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया था, इसलिए इनको काल को पांडु वंश के इतिहास का उत्कर्ष काल के नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ भाई। अब देखो, युद्ध जीत रहा है, साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, मतलब साम्राज्य का विस्तार करने निकला है, मतलब महत्वाकांक्षी राजा है। उत्कल का युद्ध जीत लिया, मतलब प्रतापी राजा है।
कौन सा है? महत्वाकांक्षी व प्रतापी राजा है। इन्होंने क्या किया? सिक्कों में गरुड़ उत्कृष्ट कराया, सिक्कों में गरुड़ उत्कृष्ट कराया। गरुड़ का चित्रण मिलता था इनके सिक्कों में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो कुछ ऐसे ऐसे खास बातें हैं कि इनके बारे में हमारे किसके बारे में? महाशिव तीवरदेव के बारे में। क्लियर है भाई? महाशिव तीवरदेव के बारे में सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार हुआ, छत्तीसगढ़ के पांडु वंश का उत्कर्ष काल कहलाया, पांडु वंश का उत्कर्ष काल कहलाया। क्लियर है दोस्त? चलो अगर हम अगला बढ़ेंगे महाशिव तीवरदेव की मृत्यु होने के पश्चात, युद्ध के दौरान मृत्यु होने के पश्चात इनकी गद्दी पर बैठा इनका इकलौता पुत्र नन्नराज द्वितीय। कौन बैठा? नन्नराज द्वितीय। या अगर मैं नन्नराज द्वितीय के बारे में बात करूं तो नन्नराज द्वितीय अपने वंश का सबसे कमजोर शासक हुआ, और कमजोरी इनका मानसिक रूप से भी कमजोर था, इनकी शासन व्यवस्था कुछ खास नहीं थी, और ये शारीरिक रूप से भी कमजोर था। मानसिक व शारीरिक दोनों रूप से कमजोर शासक हुआ नन्नराज द्वितीय है। और अगर कमजोर शासक है इसका मतलब क्या है दोस्त? क्या लगता है आपको? इतने राजाओं को यदि आप जीते हो, सामंतों को एकजुट किए, अपना साथ देगा क्या? नहीं। नन्नराज द्वितीय के काल में सामंत इनका साथ छोड़ते चले गए, साम्राज्य धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहा था, धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहा था। भाई जब राजा शक्तिशाली होता है हर कोई उसका साथ देना चाहता है। इधर का सामंत बोलता है अरे ये तो राजा में दम ही नहीं है, ये खुद ही अपना घर नहीं चला रहे हैं, हम लोगों को भरण पोषण के लिए क्या देगा, हमारी सुरक्षा की क्या गारंटी लेगा, इनको खुद अपनी सुरक्षा गारंटी नहीं है। साम्राज्य सिकुड़ते चले गया, संकुचित होते चले गया, सामंत साथ छोड़ते चले गए। फिर भी मतलब जो भी हुआ इनके काल में पांडु वंश का सबसे बुरा काल हुआ, क्योंकि ये मानसिक व शारीरिक दोनों रूप से कमजोर था। फिर भी इन्होंने उपाधि लेने में कमी नहीं की। नन्नराज द्वितीय वैसा व्यक्ति था जो कोसल मंडलाधिपति, कौन सी उपाधि धारण की? कोसल मंडलाधिपति। मतलब कोसल में जितने भी मंडल है, एक कोसल के अंतर्गत जितने भी अलग अलग मंडल हैं, मैं सभी मंडलों में आधिपत्य करने वाला राजा हूं, इसलिए मैं कोसल मंडलाधिपति हूं। ऐसा कहते हुए उन्होंने सकल कोसल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की, और इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है क्योंकि ये शारीरिक रूप से अपंग होता है, और इनके निसंतान होने के कारण इस प्रकार ये वंश इधर आगे नहीं बढ़ पाता है। और मैं सही मायने में बोलूं दोस्त, बहुत अच्छा हुआ यदि कमजोर शासक है और इनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, तो मेरे को लगता है इस परिवार के लिए, इस वंश के लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो जितने सालों तक और जिंदा रहता, परिवार और सिकुड़ते चले जाता, और सिकुड़ते चले जाता, और सिकुड़ते चले जाता। तो इनकी मृत्यु हो गई। नन्नराज प्रथम की आकस्मिक मृत्यु होने के पश्चात बहुत बड़ा प्रश्न बना, अब राजा किसको बनाया जाए, अब राजा किसको बनाया जाए। इसका कोई भाई नहीं होता है, ना ही इसका कोई पुत्र होता है। अब अगर ऐसा परिस्थिति है तो यहाँ पे आया कि सामने में दिखा इनके चाचा। देखो वापस कौन इनकी गद्दी पर बैठा? चाचा चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। इनके चाचा चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा, और वो चंद्रगुप्त किसका पुत्र था? ईशान देव का पुत्र था। इनको गद्दी पर बैठाया जाता है, और चंद्रगुप्त का कार्यकाल मात्र और मात्र मैं बता दूं दोस्त 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? मात्र और मात्र 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन 5 वर्ष का बहुत ही अच्छा कार्यकाल होता है। इन्होंने फिर से लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। ये जितने सामंत नाराज हो गए थे, नन्नराज द्वितीय के कार्यकाल में जो साम्राज्य सिकुड़ गया था, सामंतों को एकजुट करने का काम प्रारंभ हुआ और साम्राज्य विस्तार होते चले गया। इस प्रकार यदि हम बात करेंगे हर्षगुप्त के बारे में, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बिना युद्ध जीते, बिना कोई युद्ध लड़े इन्होंने साम्राज्य को बड़ा कर डाला, लोगों को एकजुट करना शुरू किया। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। क्लियर है? कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई बड़ा कार्य नहीं किया, साम्राज्य का विस्तार किया। अगला आता है चंद्रगुप्त। अगला राजा चंद्रगुप्त के 5 वर्षों के कार्यकाल के बाद गद्दी पर बैठता है राजा कौन? हर्षगुप्त। क्या है? हर्षगुप्त। हर्षगुप्त के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनका विवाह वाष्टा देवी से हुआ। किनसे हुआ? इनका विवाह वाष्टा देवी से हुआ। इनकी पत्नी का नाम वाष्टा देवी, और वाष्टा देवी कोई छोटी मोटी राजकुमारी नहीं थी। यह उत्तर भारत में, तत्कालिक उत्तर भारत के राजा
मौखरी राजवंश, तत्कालिक उत्तर भारत में एक राजवंश था, बहुत बड़ा राजवंश था, मौखरी राजवंश। मौखरी राजवंश में सूर्यवर्मन की पुत्री थी, बड़े राज परिवार से इनका शादी होता है, वहां से राजकुमारी शादी कर लाता है वाष्टा देवी, और वाष्टा देवी से इनका शादी होता है। और ये हर्षगुप्त के द्वारा कुछ ज्यादा बड़े कार्य करने का तो नहीं मिलता, लेकिन इन्होंने भी एक उपाधि धारण की जिसका नाम था त्रिकलिंगाधिपति। कौन सा? इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। देखो भाई, अभी तक कितने उपाधि हो गए? ये तीनों भाइयों को मंडलाधिपति की उपाधि दी गई है। महाशिव तिवर देव ने कौन सी उपाधि धारण की? सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण दी, पंच महाशब्द की उपाधि धारण की। नन्नराज द्वितीय ने कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की, और अभी हर्षगुप्त ने त्रिकलिंगाधिपति। त्रिकलिंगाधिपति मतलब तीनों कलिंग का राजा हूं मैं बोला। कौन कौन से तीन कलिंग दोस्त? तत्कालिक समय में तीन कलिंग, एक तो आज वर्तमान में आप जिसको कलिंग कहते हो उड़ीसा का, वो एक हो गया, उत्कल दूसरा कलिंग हो गया, और आपका ये कौशल क्षेत्र, आपका छत्तीसगढ़ का एक कौशल क्षेत्र है, तीनों मिलकर मतलब इसको बोला जाता है कलिंग। एक कलिंग ये कहलाता है, एक उत्कल कलिंग कहलाता है, और यहां का आपका कौशल एक कलिंग। इन तीनों कलिंग का मैं राजा हूं बोला। कौन बोला? हर्षगुप्त बोला। बस इतना ही बोला। दो बहुत जबरदस्त काम हो गए इनके समय में जो आपको याद रखना है। बड़े राज परिवार की बेटी वाष्टा देवी से इनका विवाह हो गया, और एक तो उपाधि धारण कर ली, और उसके बाद इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, और इनका पुत्र रहता है जिसका नाम होता है महाशिवगुप्त बालार्जुन। पुत्र क्या रहता है? महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन को गद्दी पर बैठाया जाता है। बहुत कम उम्र का रहता है तभी इनको गद्दी मिल जाता है, क्योंकि हर्षगुप्त की मृत्यु उनके समय से पहले हो जाती है। वाष्टा देवी अकेले हो जाती है क्योंकि उनका पति साथ छोड़कर चले गए। इनको लगता है कि कैसे मैं अकेले जीवन यापन कर रही हूं, कैसे समय व्यतीत करूंगी, मेरे को भी अपने पति हर्षगुप्त के पास जाना है। ऐसा विचार करने लगती वाष्टा देवी, और वो कहती है कि मैं अपने पति हर्षगुप्त की याद में, अपने प्रेम की याद में मैं एक मंदिर बनाना चाह रही हूं। बोलती है मंदिर बनाना चाह रही हूं प्रेम की याद में, प्रेम स्वरूप कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूं बताने के लिए मैं एक मंदिर बनाना चाह रही हूं। और इसी के लिए क्या होता है, फिर वो मंदिर बनाने का काम शुरू करती है। उत्तर भारत से, अपने मायके से बड़े बड़े वास्तुकार को लेकर आती कि आइए मेरे यहाँ बढ़िया सुंदर मंदिर का निर्माण कीजिए, सिरपुर में मंदिर का निर्माण कीजिए, क्योंकि पूरे वंश की राजधानी सिरपुर है, बनाइए। और रियल में दोस्त एक मंदिर का निर्माण होता है जिसका नाम है लक्ष्मण मंदिर। कौन सा मंदिर? लक्ष्मण मंदिर। मैंने लक्ष्मणेश्वर नहीं बोला क्योंकि लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद में है। एक मंदिर का निर्माण होता है जिसका नाम होता है लक्ष्मण मंदिर। लाल ईंटों से बना हुआ मूर्ति है ये। 6वीं शताब्दी में बना है ये मंदिर, और आज 2020, सोचो 1400 सालों तक वो मंदिर है। लाल ईंटों से बना उत्तर गुप्त वास्तुकला का बेहद गजब नमूना है। वो नागर शैली में बना हुआ है। अब सोचो उस समय ईंट से बनाया हुआ था, आज वो ईंट 1400 सालों बाद भी वैसे का वैसा है, ईंट खराब नहीं हुआ है। सोच लो किस प्रकार का ईंट होगा। अच्छा, ऐसा नहीं ईंट के ऊपर छबाई कर दिया गया है, ईंट एकदम बढ़िया खुला हुआ है, ईंट के ऊपर छबाई नहीं हुआ है। तो लाल ईंटों से बना बहुत जबरदस्त मंदिर है। अब वो मंदिर के अंदर, उस मंदिर को विष्णु मंदिर कहा जाता है। क्या है? विष्णु मंदिर है। विष्णु भगवान का वहां पे मूर्ति रखा हुआ है। गेट में आप देखोगे तो विष्णु भगवान के 10 अवतारों का वर्णन है। ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है, छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है? सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में वर्णन है। अच्छा, प्रश्न बनता है कि इनको लक्ष्मण मंदिर क्यों कहा गया? जब अंदर में शिव भगवान को बैठाना था तो इसको लक्ष्मण मंदिर क्यों कहा गया? क्या है कारण? तो मैं बता दूं दोस्त, वाष्टा देवी ये चीज बताना चाह रही थी कि किस प्रकार रामायण काल में जब भगवान लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए निकले थे, तो उनकी पत्नी किस प्रकार महल में रहकर भगवान लक्ष्मण का 14 वर्षों तक इंतजार कर रही थी। तो अपने आप को भी वैसी बताना चाह रही थी कि मैं भी इस मंदिर में बैठकर अपने पति हर्षगुप्त के पास जाने का, उनसे मिलने का इंतजार करूंगी। और ऐसी ही है, मंदिर में जब जाओगे तो शेष नाग बना हुआ है और उसमें बैठी हुई एक स्त्री है।
वाष्टा देवी उनमें अपने आप को देखती थी कि मैं यहां बैठकर उनका इंतजार कर रही हूं कि कब मेरी भी मृत्यु हो जाए और मैं उनसे मिल लूं। तो उस लक्ष्मण भगवान का जिस प्रकार याद किया गया था, उसी याद को बताते हुए इस मंदिर को उस प्रेम के प्रतीक के रूप में लक्ष्मण मंदिर का नाम दिया गया था। मैं बता दूं दोस्त, प्रेम के प्रतीक के रूप में बनाया गया मंदिर है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का ताजमहल से तुलना माना जाता है। उस ताजमहल जो प्रेम के प्रतीक के रूप में बना है, उससे तुलना कर कर इनको भी प्रेम के प्रतीक के रूप में ताजमहल की संज्ञा दी जाती है। यह है लक्ष्मण मंदिर, लाल ईंटों से बना बहुत गजब मंदिर, वाष्टा देवी द्वारा बनाया गया है, सिरपुर में बनाया गया है। कभी आपको सिरपुर जाने का मौका मिलेगा, बिल्कुल आप इस लक्ष्मण मंदिर को जरूर देखिएगा, बहुत सुंदर मंदिर। मंदिर को नहीं देखने, आपको इस चीज को सोचने जाना है कि क्या ईंट लगा होगा जो 1400 सालों बाद भी वैसे का वैसा ही है। जब उसमें इतना धूप पानी लगातार पड़ते रहा तो भी ऐसा कैसा है। क्लियर है दोस्त? चलो, तो ये है भाई इसके बारे में हर्षगुप्त। उपाधि जरूर याद रखेंगे, इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। लेकिन आपसे यह पूछा जाए सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ, तो याद रखिएगा दोस्त, महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में हुआ। बनाई वाष्टा देवी है, लेकिन तत्कालिक राजा का नाम क्या था? महाशिवगुप्त बालार्जुन। क्लियर है? अगला आप हेडिंग डालेंगे, अंतिम शासक, बहुत महत्वपूर्ण शासक, जिसका नाम क्या रहेगा? महाशिवगुप्त बालार्जुन। ये लो भाई, अगला हमारा राजा रहेगा, अंत में हम पढ़ते हैं, राजा का नाम रहेगा महाशिवगुप्त बालार्जुन। ये लो भाई, चलो अगला राजा है इस वंश का अंतिम राजा, जिनका नाम रहेगा महाशिवगुप्त बालार्जुन। अगर इनका समय पूछा जाए, आप बिल्कुल याद रखेंगे 595 ईस्वी से लेकर 655 ईस्वी तक, शानदार 60 साल तक। सोच लो, कोई राजा लगातार 60 सालों तक राजा है, 60 सालों तक राजा के पद पे रहता है। महाशिवगुप्त बालार्जुन 595 ईस्वी से 655 ईस्वी तक। अगर मैं इन व्यक्ति में बात करूं, सबसे पहली बात तो आपको याद रखना, इन्हीं के काल में कौन सा मंदिर का निर्माण हुआ? सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ दोस्त? इन्हीं के काल में सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ। नंबर एक बात। नंबर दूसरा बात दोस्त, निर्माण कार्य करवाया किन्होंने करवाया? आपका वाष्टा देवी ने। पूर्ण कौन कराया? उस निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। इनके समय में अगर मैं इस मैप के माध्यम से आपको पढ़ाना चाहूं, तो यहां का राजा है महाशिवगुप्त बालार्जुन। इनके समकालीन 2 राजा पैदा हुए और 2 बहुत महान राजा हुए। भारत के 2 महान राजा इन्हीं के काल में पैदा हुए। कौन कौन से राजा? दक्षिण भारत के राजा थे जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। और उत्तर भारत का महान राजा हुआ हर्षवर्धन। कौन हुआ? हर्षवर्धन। और यहां पे राजा कौन बना बैठा है? बालार्जुन। इस बेचारे का किस्मत ही खराब था कि 2 महान राजा इन्हीं के समय में पैदा हो गए। उत्तर भारत में इनके समकालीन राजा हर्षवर्धन थे, दक्षिण भारत में इनके समकालीन राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। और मैं कहानी आपको सुनाता हूं 634 ईस्वी की, 634 ईस्वी की कहानी सुनाता हूं, जब ये पुलकेशिन द्वितीय उत्तर भारत विजय अभियान के लिए जा रहा था। हर्षवर्धन किसे युद्ध लड़ने जा रहा था। और मैं हमेशा कहता हूं, जब भी कोई राजा कहीं युद्ध लड़ने जाता है, वो आसपास के छोटे मोटे राजाओं को हराते हुए, उनको अपने अधीन करते हुए, उनसे कुछ अनाज, सेना, हाथी घोड़े लेते हुए जाता है, अपनी शक्ति बढ़ाते हुए जाता है। तो जाते जाते इन्होंने क्या किया? थोड़ा सा किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? बोला बालार्जुन को भी इन्हीं के साथ ले चलता हूं। इनके ऊपर भी आक्रमण कर देता है। बालार्जुन पहले ही कह देता है, भैया मेरे युद्ध नहीं लड़ना है, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं, आपको जो जो चाहिए ले लो, और सालाना मैं आपको कर भेज दिया करूंगा आपके राजधानी में। बहुत अच्छी बात। पुलकेशिन द्वितीय इसके ऊपर और क्यों आक्रमण करते हैं? इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है, यह उत्तर भारत विजय अभियान को जा रहा था और बालार्जुन की माता वाष्टा देवी इसी परिवार से आई हुई थी। खतरा था। पता चला ये आगे बढ़ गया, हर्षवर्धन इधर से आक्रमण किया, बालार्जुन इधर से आक्रमण कर दिया, एक पीछे से आगे से।
पुलकेशिन द्वितीय कहीं का नहीं रहता, इसलिए बोला पहले तो इसके परिवार के बालार्जुन को ही पहले निपट लो। बालार्जुन ने अधीनता स्वीकार कर ली, समझदार था। जब इतना बड़ा राजा आ रहा है तो उससे लड़ने का मतलब क्या है। आप भारत के इतिहास में या तो पढ़ चुके हो या तो पढ़ोगे आप पुलकेशिन द्वितीय की महानता के बारे में, उनकी पराक्रम के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। खैर, अब 634 ईस्वी में जीता कौन, जब दोनों के मध्य युद्ध हुआ तो हमेशा मैं बोलता हूं मैक्सिमम टाइम जो आक्रमण करता है वो जीत जाता है, हर्षवर्धन पराजित हो जाता है। अच्छी बात, हमारा भाई साहब अधीनता स्वीकार कर लिए। हर्षवर्धन के दरबार में इसी समय एक व्यक्ति था, चीनी यात्री था, जिसका नाम था वेनसोंग। अब देखो नाम याद करना, मैं बार बार बोल चुका हूं। चीनी यात्री का नाम क्या था, वेनसोंग, जिसको युआन चोंग के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन के दरबार में था, बढ़िया रह के बेचारा अपना पुस्तक लिख रहा था। अब हर्षवर्धन ही नहीं रहा, वो राजा ही नहीं रहा, तब वो क्या करेगा। वो भाई साहब बोला अब मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो फिर वहाँ से दक्षिण की ओर आगे बढ़ना शुरू किया। वो फिर बोला अब ये राजा तो नहीं है, मैं भी इधर उधर घूमकर अपनी पुस्तक को कंप्लीट करता हूँ। ये इधर से भटकते दक्षिण की ओर पहुंचा। जब दक्षिण की ओर पहुंचा, दक्षिण कोसल पहुंचा, तो यहाँ पे उनको मिला राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन के दरबार में वेनसोंग गया और वेनसोंग ने जाकर महाशिवगुप्त बालार्जुन से बात किया और बालार्जुन ने कहा ठीक है वेनसोंग जी, अगर आपको लगता है आप मेरे दरबार में रह सकते हो, मेरे यहाँ रह सकते हो, आपको कुछ लिखने पढ़ने का काम करना है, रह लो। तो मेरे बोलने का मतलब है महाशिवगुप्त बालार्जुन के दरबार में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग पहुंचा। कौन पहुंचा, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग पहुंचा। और कब पहुंचा ये भी बता देता हूं, 639 ईस्वी में। और वेनसोंग 639 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक, कितने सालों तक, 6 सालों तक महाशिवगुप्त बालार्जुन के दरबार में सिरपुर में रहा। और सिरपुर में रहकर आसपास घूमकर उन्होंने अपनी पुस्तक, अपनी रचना सीयूकी में दक्षिण कौशल का नाम कियासलो कहा। कोसल, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, कोसल। तो चीनी लोग अपने बोलचाल में क्या लिख दिए, कियासलो, कोसलो को कियासलो, ऐसा टाइप का याद रखना है आपको। चलो बहुत अच्छी बात। और इसी समय ये बहुत सारी बात लिखकर चले गए। ऑलरेडी हम बौद्ध काल में पढ़ चुके हैं। वेनसोंग ने अपनी रचना में क्या, देखो पहली बात तो याद रखना है, व्यक्ति का नाम क्या याद रखना है, वेनसोंग। कौन है, वेनसोंग। वेनसोंग में सबसे पहली बात क्या करना, इनकी रचना का नाम क्या है, सीयूकी। इसमें छत्तीसगढ़ को क्या कहा इन्होंने, क्यासीलो। क्या कहा, क्यासीलो, कियासीलो ऐसा बोला जाता है। अच्छा, इन्होंने एक बात और कहा, बोला मैं सिरपुर में रह रहा हूं और सिरपुर में राजा अशोक ने प्रसिद्ध बौद्ध विहार का निर्माण किया है, स्तूप का निर्माण किया है। कहाँ है स्तूप, आज तक नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारी बात लिख दिए। एक बहुत जबरदस्त बात इन्होंने क्या लिखा, बोला महाशिवगुप्त बालार्जुन बहुत बढ़िया राजा है, इतना अच्छा राज करता है कि मैं निश्चित कह सकता हूं कि यह छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल है। सबसे अच्छा समय बोलता है, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे अच्छा काम समय है, ये इतना अच्छा राजा है। क्यों नहीं बोलोगे अच्छा, आप जिसके यहाँ रह रहे उसको गलत बोल दोगे क्या, भगा नहीं देगा दूसरे दिन। फिर भी रियल में अच्छा आदमी था। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल है कहा। कारण क्या दिया, कारण बोलता है ये वैसा राजा है महाशिवगुप्त बालार्जुन, सभी धर्मों को समान आश्रय देता है। कैसे आश्रय देता है, नंबर 1, ये महाशिवगुप्त बालार्जुन ने क्या किया, सिरपुर में बौद्ध विहार का निर्माण किया। सिरपुर में बहुत सारा बौद्ध विहार बनवाया। बौद्ध विहार का मतलब होता है जो बौद्ध भिक्षुक हैं उनके तपस्या करने के लिए मठ बनवा दिया, प्रॉपर विहार बना दिया, ऐसे बैठने का जगह बना दिया, सब बैठ रहे हैं और सब बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो बोलता है इन्होंने बौद्ध विहार या मतलब बौद्ध धर्म को आश्रय दिया। बोला आरंग नामक जगह में भांडल देउल जैन मंदिर बनवाया। क्या बनवाया, भांडल देउल जैन मंदिर का निर्माण करवाया। जैन धर्म को आश्रय मिला इनके शासन काल में। नंबर 3, अपनी माता वाष्टा देवी द्वारा प्रारंभ किए लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया। किसका नाम निर्माण पूर्ण कराया, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया, जो कि एक प्रकार का क्या है, विष्णु मंदिर है।
और मैं आपको बता दूं दोस्त, स्वयं शैव धर्म का उपासक था। इन सब बातों से प्राप्त होता है। अगर बौद्ध भिक्षु के लिए बौद्ध विहार बना रहा है, जैन धर्म के लिए आरंग में भांडल देव जैन मंदिर बनवा रहा है, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पूर्ण करवा रहा है, स्वयं शैव धर्म को मान रहा है, इन सब बातों से यह निष्कर्ष निकलता है, इन सब बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि निश्चित ही अभी सभी धर्मों को समान अगर आश्रय मिल रहा है तो आप निश्चित यह कह सकते हो ये महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल था। छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल था। और तो और दोस्त, फिर बाद में एक समय आता है 655 ईस्वी का समय बताता हूं आपको। 655 ईस्वी में क्या हुआ, नलवंशी राजा था विलासतुंग जो यहां राज कर रहा था, बाणवंशी राजा था जिसका नाम था विक्रमादित्य। ये दो राजा बढ़िया एक दूसरे से बातचीत करते हैं और 655 ईस्वी में दक्षिण से विलासतुंग, उत्तर से विक्रमादित्य, दोनों के दोनों सिरपुर में आक्रमण करते हैं। समय है आपका 655 ईस्वी। कौन सा समय, 655 ईस्वी। और इस समय महाशिवगुप्त बालार्जुन दोनों ओर से घिरने के कारण पराजित होता है और यहां से महाशिवगुप्त बालार्जुन को यहां से खदेड़ कर दक्षिण भगा दिया जाता है। यह परिवार दक्षिण की ओर चले जाता है। यहां पे आपका सिरपुर के पांडु वंश का अंत होता है और यही महाशिवगुप्त बालार्जुन का पांडुवंशी परिवार उड़ीसा जाकर सोमवंश कहलाएगा और उनका कुछ एक परिवार कांकेर में रह जाता है जहां वे कांकेर के सोमवंश कहलाए। क्लियर है दोस्त। और इस प्रकार सिरपुर के पांडु वंश का अंतिम शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अनुसार अंत होता है। यह इस वंश का अंतिम शासक होता है। लेकिन 60 सालों के कार्यकाल में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, ये सब बहुत अच्छे अच्छे निर्माण हुए। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, अगर ये व्यक्ति वेनसोंग नहीं आया रहता तो हमको बहुत सारी चीजें पता नहीं चलती। इस समय कैसा शासन व्यवस्था क्या देखने को मिला। हमारी इतिहासकार इसकी रचना CUQ को पढ़ने गए ताकि हमको छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके। ये महाशिवगुप्त बालार्जुन का कार्यकाल बहुत ज्यादा था। दान देने का काम, शुभ करने का काम बहुत अच्छा करते थे। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, आज से मात्र 15 साल पहले सिरपुर में एक किसान के खेत से 27 ताम्रपत्र मिले हैं एक साथ, 1 by 1 एक साथ 27 ताम्रपत्र जमे हुए थे। अगर कोई राजा 27 ताम्रपत्र अगर जारी किए, इसका मतलब आप सोच सकते हो कितना शुभ काम किए होंगे। ताम्रपत्र पहले शुभ काम करने पर ही जारी किया जाता था। पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास को मैं पढ़ा लूंगा, एक भी राजा ऐसा नहीं होगा जिनके 27 ताम्रपत्र प्राप्त होंगे जो महाशिवगुप्त बालार्जुन के प्राप्त हुए हैं एक किसान के खेत से। क्लियर है दोस्त। ये किसके बारे में हो गया हमारा, महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिनका छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। इस प्रकार ये परिवार का अंत होता है। और एक बात और याद रखिएगा, इनकी राज मुद्रा, क्या याद रखना है, इनकी राज मुद्रा नंदी थी। इन परिवार की राज मुद्रा क्या थी, नंदी, जिनको इन लोग क्या कहते थे, परमेश्वर। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं दोस्त, किसी परिवार की राज मुद्रा नंदी होती थी, किसी परिवार की राज मुद्रा गजलक्ष्मी होती थी, लेकिन इस परिवार की राज मुद्रा क्या थी, नंदी थी। नंदी समझते होंगे, बैल, जिनको परमेश्वर कहा जाता था। अगर हम लिपि की बात करेंगे, अगर इस परिवार में लिपि, अगर लिखने की तरीके की बात करेंगे तो परिवार के लोग 2 लिपि का प्रयोग करते थे। इस परिवार के लोग 2 लिपि का प्रयोग करते थे। एक लिपि का होता था जिसका नाम था पेटिका लिपि और एक लिपि होता था जिसका नाम था कीलाक्षर लिपि। ये सब लिखने का तरीका को लिपि कहा जाता था। जैसा जैसा स्क्रिप्ट लिखा जाता है, जो मतलब जितने भी ताम्रपत्र प्राप्त होते थे उसमें पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया जाता था और जितने भी हमारे शिलालेख प्राप्त होते थे इस वंश से संबंधित जितने भी शिलालेख प्राप्त होते थे उसमें कीलाक्षर लिपि का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था, कीलाक्षर लिपि का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार ऐसा था आपका किसके बारे में, लिपि के बारे में। ये याद रखिएगा
पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ा लूंगा। किलाक्षर लिपि का और लिखने का तरीका किलाक्षर लिपि का प्रयोग करने का और किसी राजवंश में नहीं मिलेगा, लेकिन इस पांडुवंशी राजाओं के बारे में जरूर मिलेगा। अंत में राजा हुआ महासेगुप्त बालार्जुन। हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये पांडुवंश से संबंधित छत्तीसगढ़ में साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं। क्लियर है, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस मैप के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में, राज्य में, क्योंकि ये यहीं की स्थानीय राजवंश थे पांडुवंश, इसलिए कहां कहां पे इनके क्या क्या प्रमाण मिले हुए हैं। उत्तर और दक्षिण को बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो साम्राज्य विस्तार था ये मध्य क्षेत्रों में ही फैला हुआ था। यहाँ पे नीचे तत्कालिक महाकांतार और ऊपर के क्षेत्र में उत्तर भारत में, उत्तर छत्तीसगढ़ में इनका ज़्यादा कुछ प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। तो देखते चलो भाई कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रमाण मिले। अच्छा, सबसे पहले सिरपुर के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि सिरपुर ही इनकी राजधानी थी। सिरपुर में क्या मिला है? सिरपुर में मिला हुआ है दोस्त आपका सिरपुर शिलालेख। ये लो, यहाँ पे क्या मिला हुआ है? सिरपुर शिलालेख। अच्छा, किसको सिरपुर शिलालेख कहा जाता है ये भी बता देता हूं। सिरपुर में मंदिर का निर्माण हुआ है जिसका नाम है लक्ष्मण मंदिर। उस लक्ष्मण मंदिर में हर्षगुप्त और चंद्रगुप्त का वर्णन है, क्योंकि वो वाष्टा देवी के द्वारा बनाया गया था मंदिर। तो वाष्टा देवी ने उसमें अपने पति हर्षगुप्त और हर्षगुप्त के पिताजी चंद्रगुप्त दोनों का वर्णन किया है। तो सिरपुर शिलालेख में आप लिखेंगे हर्षगुप्त व चंद्रगुप्त का वर्णन। हर्षगुप्त व चंद्रगुप्त का वर्णन है। ये लो भाई, ये है सिरपुर के बारे में। वैसे अगर मैं बात करूंगा, बार बार एक प्रसिद्ध जगह रहा है जिसका नाम है खरौद। कौन सा जगह है? खरौद। अगर आप खरौद की बात करेंगे, यहाँ पे वो सब बातें को याद रखिएगा कि यहाँ पे लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था नन्नराज प्रथम के द्वारा। वहाँ के खंभों का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? आपके ईशान देव के द्वारा। और खरौद इंद्रबल के द्वारा बसाया नगर है ये। और यहीं पे दूसरा बात याद रखिएगा, किसका वर्णन है? ईशान देव का वर्णन है। यहाँ पे किसका वर्णन है? ईशान देव का वर्णन है। ये दोनों बात याद रखना है। क्लियर है? अच्छा, यहीं पे एक और जगह मिलेगा जिसका नाम रहेगा भांडक। कौन सा जगह है? जांजगीर चांपा में भांडक। भांडक में किसका वर्णन है? भवदेव का वर्णन है। ये लो भाई, भवदेव का वर्णन है। अच्छा, यहीं पे एक है आपका अडभार। कौन सा जगह आएगा आपका? अडभार। याद आ रहा है क्या? अष्टद्वार, अष्टभुजी माता मंदिर। इस अडभार में आपको मिलेगा नन्नराज प्रथम का नन्नराज द्वितीय का अभिलेख प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूंगा, यहीं पे आ जाइए, आपका जगह आएगा मल्हार। कौन सा जगह है? मल्हार। मेरे ख्याल से मल्हार आप सभी समझते हैं। इस मल्हार में आपका नन्नराज प्रथम के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। और यहीं पे बिलासपुर जिले में एक और जगह है जिसका नाम है मलगा। कौन सा जगह है? मलगा। और यदि हम इस मलगा के बारे में चर्चा करेंगे, मलगा यहाँ पे इंद्रबल का ताम्रपत्र मिला है। ये लो भाई, इंद्रबल का ताम्रपत्र मिला है मलगा, बिलासपुर जिले के मलगा नामक जगह से। अच्छा, यहीं पे अगर मैं बात करूंगा कौवा ताल। कौन सा है? कौवा ताल। अगर मैं कौवा ताल के बारे में बात करूं, इस कौवा ताल में आपका, कौवा ताल में मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूं, महासुदेवराज शिलालेख में, महासुदेवराज शिलालेख में इंद्रबल का वर्णन है, क्योंकि वो इंद्रबल महासुदेवराज का सामंत था। इंद्रबल का वर्णन है। ये लो भाई, करवा दिया मैंने वर्णन कुछ इस प्रकार। इसके साथ साथ आप याद रखना, यहाँ पे गरियाबंद में एक जगह है जिसका नाम है राजिम। और ये आपका आ गया बालोद। कौन सी जगह आ गया? बालोद। ये राजिम और बालोद से महाशिव तीवर देव, क्या है? महाशिव तीवर देव ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ऐसा महाशिव तीवर देव ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। ऐसा पढ़ा जाता है। किस राजा का कहां से क्या प्रमाण मिलता है?
क्लियर है? मैं लाइन से आपको ऊपर से नीचे तक बताते जा रहा हूं। ये एक ऐसा राजवंश है, ये एक ऐसा राजवंश है पांडुवंश, सिरपुर के पांडुवंश, जिसमें हर राजा का प्रमाण मिलता है। सुनते जाइएगा और याद करते जाए। सबसे पहले उदयन कालिंजर शिलालेख में वर्णन है। इंद्रबल, इंद्रबल का मलगा से ताम्रपत्र भी प्राप्त हुआ है और कौवा ताल में आपका इंद्रबल का वर्णन भी है। जो शिलालेख इंद्रबल का नहीं है, महासुदेव राज का है, सर्वपुरी राजा महासुदेव राज का है, उसमें इंद्रबल का वर्णन है। उदयन के बाद इंद्रबल, इंद्रबल के बाद नीचे कौन आया? नन्नराज। कौन आया? नन्नराज प्रथम। क्या लिखा हूं मैं? नन्नराज प्रथम के ताम्रपत्र कहां से प्राप्त हुआ? मल्हार से। नन्नराज प्रथम का भाई कौन हुआ? ईशान देव, इंद्रपुर में वर्णन है। सूरबल का सिरपुर में वर्णन है। भावदेव का भांडक में वर्णन है, भांडक में वर्णन है। नन्नराज प्रथम, याद करो, नन्नराज प्रथम का पुत्र हुआ महाशिव तिवर देव, उनके राजिम व बालोद से ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। महाशिव तिवर देव का पुत्र हुआ नन्नराज द्वितीय, अड़भार शिलालेख में उनका वर्णन है। नन्नराज द्वितीय का अड़भार शिलालेख में वर्णन है। अगला गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त द्वितीय, वह उनका पुत्र हुआ हर्षगुप्त, तो उनका वर्णन सिरपुर शिलालेख के, मतलब सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में है। और साथ ही साथ दोस्त, अंतिम शासक बचा महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिसके बारे में मैं बताया हूं। महाशिवगुप्त बालार्जुन के सिरपुर से 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। यहां पे लिख लो, महाशिवगुप्त बालार्जुन के 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास का सर्वाधिक ताम्रपत्र। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया रहा था, यह महान शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिनके काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, उसको बालार्जुन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बाल्यावस्था से ही, बचपन से ही अर्जुन की तरह तीर चलाता था, इसलिए उसका नाम बालार्जुन रखा गया है। बाल्यावस्था से ही से अर्जुन की तरह तीर चलाने के कारण उसका नाम बालार्जुन रखा गया है। और इस प्रकार ये सिरपुर का पांडुवंश समाप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण राजवंश। 3 उपाधियों को याद रखना है, क्या क्या प्रमाण मिले उसको याद रखना है। उत्कर्ष काल किसको कहा जाता है, इनके काल में स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, सभी बातों को याद रखना है। मैं उम्मीद करूंगा मैं बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आपको इस चीज़ों को समझाया हूँ। आप जो मैं पूरे परिवार का जो डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ हूँ, उसको बिल्कुल नहीं भूलना है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है दोस्त? इस प्रकार ये सिरपुर के पांडुवंश को खत्म करते हैं। कल के क्लास में हम अन्य राजवंश के बारे में, छोटे छोटे राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैकल के पांडुवंश को पढ़ेंगे, और हम लोग साथ ही साथ बाण वंश के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है दोस्त? तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।